स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ के लिए ऊप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ना प्रारंभ किया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हमने कल क्लास और ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था। उसी प्रीवियस क्लास के क्लास और ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। उस प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम में प्रयोग होने वाले सभी वेरिएबल्स और फंक्शंस एज पर नीडेड, प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अंदर जो भी वेरिएबल और जो भी फंक्शंस हमें आवश्यक है वो सारे फंक्शन हम एक सिंगल यूनिट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, एक सिंगल इकाई के अंदर डिक्लेयर करते हैं। It means the wrapping up of data and function in a single unit. The unit is called class. ये कल हमने डिस्कस किया था कि एक क्लास एक सिंगल इकाई है। उस सिंगल इकाई में हम प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार वेरिएबल्स यानी डेटा और फंक्शंस यानी प्रोसीजर्स को हम डिफाइन करते हैं। ये वेरिएबल्स और फंक्शन जो है वो क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं, क्लास मेंबर्स। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक नया और कॉन्सेप्ट मिलता है। उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि द wrapping up the data and function in a single unit is called encapsulation। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास, क्लास के बाद ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है एनकैप्सुलेशन। इसको अगर हम सरलतापूर्वक समझना चाहें तो जो हमारे प्रोग्राम में प्रयोग होने वाले वेरिएबल्स और फंक्शंस है उसको हम किसी एक यूनिट में कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट मींस हम कैप्सुलेट करते हैं और वह कॉन्सेप्ट कहलाता है एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन जो है उससे आपको पता है कि क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स और फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं वो डायरेक्टली आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होते, उनको हम डायरेक्टली आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो एनकैप्सुलेशन जो है इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग। बेसिकली एनकैप्सुलेशन जो है वो डेटा को हाइड करने का कॉन्सेप्ट है और वो हमें क्लास के द्वारा प्रोवाइड होता है। Encapsulation, it is a striking features of OOPS, and in this mechanism we can access the member of the class through the objects. Member of the class through the objects. The mechanism that access data by the functions and functions are accessed by the object. This mechanism is refers to it's provided by encapsulations. Encapsulations basically आपके प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए it means it provide the data hiding. It means we can encapsulate all the variables and data in a single unit. इस तरीके से अगला एक और हमारा कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट था। फोर्थ नंबर पे हमारा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर्स है। एब्स्ट्रैक्शंस मींस, अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो विदाउट नोइंग बैकग्राउंड नॉलेज वी कैन एक्सेस ऑल द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द क्लास। हमें किसी क्लास के आवश्यक या महत्वपूर्ण फीचर्स को एक्सेस करने के लिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास के अंदर या क्लास की डिटेल्स को जानना आवश्यक नहीं है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम में जितनी भी
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या मॉडर्न प्रोग्रामिंग जो हो रही है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके साथ इनबिल्ट लाइब्रेरी जो होती है वो बहुत ही रिच होती है, और लाइब्रेरी बनाने का पूरा सिस्टम क्लासेस के द्वारा बनाई जाती है। इन जनरल वे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस हमें मिलती है, और उन इनबिल्ट क्लासेस के अंदर क्या मैकेनिज्म बना हुआ है हम उसे नहीं जानते। हम उस इनबिल्ट क्लासेस को अपने प्रोग्राम में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उस क्लासेस का ऑब्जेक्ट हमें अपने प्रोग्राम में बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट से उस क्लासेस के अंदर जो भी मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं उन मेथड को हम सीधे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जो अभी मैंने डिस्कस किया है दैट इज एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस डिफाइन दैट विदाउट नोइंग बैकग्राउंड नॉलेज वी कैन एक्सेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ क्लास। अगर हम डीवीडी प्लेयर के बारे में देखते हैं, हमारे पास अगर डीवीडी प्लेयर है तो आप अगर देखेंगे तो डीवीडी प्लेयर बॉक्स के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसमें डीवीडी ड्राइव भी होती है, तो सेंसर भी लगा होता है, और एक सर्किट बोर्ड भी होता है जो उस डीवीडी प्लेयर को ऑपरेट करने के लिए काम में आता है। उसके अंदर जो बना हुआ है उसके बारे में हम नहीं जानते, या हमें वो दिखाई भी नहीं देता है, वो हाइड है, और उसको प्रयोग लेने के लिए आपके डीवीडी प्लेट पर, फ्रंट प्लेट पर बहुत सारे बटन्स बने हुए होते हैं। Now we can access all the circuits of DVD player through these buttons, and these buttons are called objects, and the mechanism defined in the DVD, that is class. The distance between object and class, that is abstractions. जो हमें यहाँ पर जो मैकेनिज्म मिल रहा है वो हमारा है एब्स्ट्रैक्शंस। प्लस प्लस या जावा के अंदर या और भी मॉडर्न लैंग्वेज में हम कोई भी क्लास हमारी डिफाइन करके रख सकते हैं। हमने एक बार क्लास डिफाइन कर दिया है, नाउ नेक्स्ट टाइम हमें उस क्लास को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उस क्लास के फीचर्स को प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन जावा की बात करें तो जावा के अंदर बहुत सारी ग्राफिक्स क्लासेज होती है। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल क्लास है, जो रेक्टेंगल ग्राफिक्स क्लास के अंदर एक रेक्टेंगल मेथड्स होता है। तो ग्राफिक्स क्लास का जो रेक्टेंगल मेथड्स है उसमें क्या लिखा हुआ है या ग्राफिक्स क्लास कैसे बनी हुई है हम उसके बारे में नहीं जानते। हम उस ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रेक्टेंगल मेथड को कॉल करके उसमें पैरामीटर पास कर देंगे, स्क्रीन पर रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, आपके एप्लेट्स पर रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो क्लासेज होती है वो इनबिल्ट क्लासेज या लाइब्रेरी क्लासेज होती है। तो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्शंस हमें ये मेथड प्रोवाइड करता है कि आपके पास पहले से कोई लाइब्रेरी क्लास है या आपने कोई क्लास बनाई है, आपको उसको जानने की आवश्यकता नहीं। विदाउट नोइंग बैकग्राउंड नॉलेज वी कैन एक्सेस ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द क्लास, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शंस, एंड एनकैप्सुलेशन इज रेफर्स टू द wrapping of data and function in a single unit, it is called encapsulation। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ फीचर था एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम का अगला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो हमारे सामान्य जीवन से भी जुड़ा हुआ है, और वह है आपका इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस हमारे उप्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति की सामान्य जीवन से ये बात जुड़ी हुई है। इनहेरिटेंस को अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो उसे उत्तराधिकार कहा जाता है, और जो व्यक्ति किसी का उत्तराधिकारी होता है, फादर का उत्तराधिकारी सन होता है, तो सन के पास फादर की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के राइट्स होते हैं। इट मीन्स ऑटोमेटिकली द सन कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फादर्स, बिकॉज द फादर एंड सन, द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, इट मीन्स इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? इनहेरिटेड रिलेशन है। सेम थिंग्स C++, even OOPS provide a striking features inheritance. Through the inheritance we can access the old class through the new class. हम किसी भी पुरानी क्लास को
नई क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। द मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग अ ओल्ड क्लास थ्रू द न्यू क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंतर्गत हम पहले से बनी हुई जो क्लास है, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए हमने बनाई और ये ओल्ड क्लास है, दिस इज ओल्ड क्लास। नाउ अब हम एक नई क्लास बना रहे हैं, क्लास बी। तो हमें ये चाहिए कि क्लास बी के अंदर क्लास ए के भी फीचर्स चाहिए। इट मींस क्लास ए में जो हमने वेरिएबल्स, एक क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होगी, उस क्लास के वेरिएबल और फंक्शंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो हमें क्लास ए की प्रॉपर्टी बी में भी चाहिए और बी में कुछ हमें एडिशनल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करना है। तो हम उस क्लास ए के अंदर डिक्लेयर प्रॉपर्टी को बी के अंदर वापस डिक्लेयर करने की बजाय हम क्लास ए को क्लास बी से इनहेरिट कर देते हैं, क्लास ए को क्लास बी से जोड़ देते हैं। क्लास बी जो है वो न्यू क्लास होगी और क्लास ए जो है हमारी ओल्ड क्लास है। द न्यू क्लास एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। न्यू क्लास के द्वारा या न्यू क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा, न्यू क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट एक क्लास बी की प्रॉपर्टी भी एक्सेस करेगा और क्लास ए की प्रॉपर्टी भी एक्सेस करेगा। क्लास बी की क्यों करेगा, कि क्लास बी का तो वो ऑब्जेक्ट है ही है, लेकिन क्लास ए की प्रॉपर्टी क्यों एक्सेस करेगा, क्लास बी की प्रॉपर्टी वो इसलिए एक्सेस करेगा कि क्लास बी इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए। तो इस मैकेनिज्म के अंदर जो ओल्ड क्लास है उसे हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। कौन सी क्लास, डिराइव्ड, या उसे सुपर क्लास भी कहा जाता है। सॉरी, ओल्ड क्लास को हम बेस क्लास कहेंगे, बेस क्लास एंड सुपर क्लास, और उसे हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जो हमने नई क्लास बनाई है, न्यू क्लास, उसे हम डिराइव्ड क्लास कहेंगे। डिराइव्ड क्लास, या हम उसे सब क्लास भी कह सकते हैं और चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। तो इनहेरिटेंस इज एन मैकेनिज्म दैट कैन define the link between two different classes. One class is old class and one class is new class. The new class object can access all the features of old class, all the properties of old class. There are various type of inheritance mechanism we can use in our program. Inheritance को हम अलग अलग तरीके से डिफरेंट आर्किटेक्चर से अपन डिफाइन कर सकते हैं। वो उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का इनहेरिटेंस बना रहे हैं। अगर हम किन्हीं दो क्लासेस को आपस में इनहेरिट कर रहे हैं, इट मींस सिर्फ दो क्लासेस है, क्लास ए एंड क्लास बी। अगर हम क्लास ए एंड क्लास बी, दो से ज्यादा क्लासेस नहीं है उसके अंदर, सिर्फ दो ही क्लासेस है, और उन दो क्लासेस को आपस में अगर अपन इनहेरिट करते हैं, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक ही सुपर क्लास होगी और एक आपकी सब क्लास या डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। यदि हम इनहेरिटेंस मैकेनिज्म को इस आर्किटेक्चर से कनेक्ट करते हैं जहां पे दो से अधिक क्लासेस एक सीक्वेंस में जुड़ी हुई है, मल्टीपल क्लासेस, मोर देन टू क्लासेस आर कनेक्टेड इन दिस सीक्वेंस। यहां से आगे भी हो सकती है, यहां पर ये सुपर क्लास या बेस क्लास है, यहां पर ये डिराइव्ड क्लास भी है, और और ये बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास है, बेस क्लास, और ये आपकी प्योर डिराइव्ड क्लास एंड बेस क्लास, ये प्योर है आपकी डिराइव्ड क्लास में। वह क्लास जो
सी के लिए बेस है और ए के लिए डिराइव है, उस क्लास को इंटरमीडिएट क्लास कहा जाता है। Intermediate class. It means the class B is act as sub class या derived class for A and super class या base class for class C. ये जो मैकेनिज्म है इसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। This is multi level inheritance. तो ये दो इनहेरिटेंस की टाइप है। इसी के अंदर और भी मैकेनिज्म है। जिसमें क्लासेस इस फॉर्म में कनेक्टेड हो, एक से अधिक बेस क्लास हो, सपोज क्लास A and क्लास B बोथ आर बेस क्लासेस, और एक सिंगल, इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर डिराइव्ड क्लास एक ही डिफाइन होगी, बेस क्लासेस या सुपर क्लासेस बहुत एक से अधिक हो सकती है, तो ये आपकी डिराइव्ड क्लास होगी। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें मल्टीपल बेस क्लासेस या सुपर क्लास होती है और ड्राइव क्लास सिर्फ सिंगल होती है। जैसे यहाँ पर क्लास A एंड क्लास B, इस प्रकार से आपके पास बेस क्लासेस या सुपर क्लासेस और भी हो सकती है, लेकिन बेस क्लास आपकी एक ही होगी। अगर हम इस प्रकार का आर्किटेक्चर बना के और इनहेरिटेंस डिफाइन करेंगे तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस करेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली हम जब का प्रयोग में लेंगे तब हमें दो ओल्ड क्लासेस, दो या दो से अधिक ओल्ड क्लासेस के फीचर्स को हमें किसी एक ही क्लास में लेना हो। जैसे हम यहाँ पे आपके पास A और B ये दोनों ओल्ड क्लासेस, और क्लास C जो है वो आपकी न्यू क्लास है, तो C के अंदर क्लास A और B दोनों के ही फीचर्स कंबाइंड हो रहे हैं। इफ वी वांट टू कंबाइन द फीचर्स ऑफ क्लास A and class B in class C, that we define the inheritance type is multiple inheritance। इस तरीके से अगर अपन स्ट्रक्चर तरीके से देखें तो जो आपके पास ट्री की स्ट्रक्चर का अगर कोई इनहेरिटेंस है, सपोज हमारा इनहेरिटेंस इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, A से जुड़ा हुआ है B से C, ट्री की संरचना में एक रूट, उसके बाद नीचे के नीचे। अगर अपन इस तरीके का इनहेरिटेंस डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इस प्रकार का आर्किटेक्चर हम काम में लेंगे तो ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहलाएगा। और अगर हम जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ी है इनहेरिटेंस की, वो मल्टीपल स्ट्रक्चर को किसी सिंगल स्ट्रक्चर में काम में ले रहे हैं। इट मींस हम कोई भी इनहेरिटेंस की दो टाइप मिक्स करके और फिर प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस जनरेट हो रहा है उस इनहेरिटेंस को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर आपकी ये होनी चाहिए, सपोज क्लास A, क्लास B एंड क्लास C, ये तीनों ही क्लास इसी सीरीज के अंदर इसी संरचना के तहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की है। इसके साथ अगर अपन मर्ज करते हैं, सपोज क्लास D, now it is combination of multi level and multiple, so that it is called hybrid inheritance। यहाँ पर ये मल्टी लेवल का भी एग्जांपल है और मल्टीपल का भी एग्जांपल है। कई बार हमें आवश्यकता होती है इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर का प्रयोग करेंगे। आपको जो ये राउंड शेप में, ये आपका मल्टीपल हो गया और ये आपका मल्टी लेवल हो गया। देखो हम इसको क्लास के एग्जांपल से डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा रखने की हमने क्लास बनाई है। नाउ फर्स्ट क्लास इज स्टूडेंट
स्टूडेंट से हमने दो क्लासेस ऐड कर दी, क्लास टेस्ट एंड रिजल्ट की जगह स्पोर्ट्स की क्लास। तो स्टूडेंट्स क्लास से दो क्लासेस जुड़ी हुई है, टेस्ट एंड स्पोर्ट्स। तो ये हमारा जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का आर्किटेक्चर है। नाउ अगेन द टेस्ट क्लास कनेक्टेड विथ रिजल्ट, and the sports class also connected with results. That this time this diagram is represent hierarchical inheritance, multi level inheritance and multiple inheritance. Now student test and result ये आपका मल्टी लेवल है, स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंड रिजल्ट ये भी मल्टी लेवल है, स्टूडेंट टेस्ट स्पोर्ट्स ये आपका हायरार्चिकल हो गया, एंड टेस्ट स्पोर्ट्स एंड रिजल्ट ये आपका मल्टीपल हो गया। इस प्रकार से हम जब भी अपन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तब इनहेरिटेंस को हम प्रैक्टिकली प्रयोग में लेंगे। बट इनहेरिटेंस को मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम प्रोग्राम में बनी हुई ओल्ड क्लासेज को नई क्लास के साथ इनहेरिट करके ओल्ड क्लासेस के सारे एट्रीब्यूट्स या ओल्ड क्लासेस की प्रॉपर्टीज को हम नई क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रयोग करते हैं, जिससे हमें प्रोग्रामिंग कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और हम इनहेरिटेंस को अन्य शब्द में ये भी कह सकते हैं, वो है आपका रीयूजेबिलिटी। इट मीन्स पहले से बने हुए कोड को पुनः हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट concept of inheritance, next concept of OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम OOPS के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है OOPS का पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है, और वैरायटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हम प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही टास्क मल्टीपल फॉर्म ऑफ सिंगल टास्क। इट मीन्स टास्क आपकी एक ही है और उसके मल्टीपल फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम हिंदी के अंदर हिंदी मीनिंग समझेंगे तो उसे बहुरूपेण कहा जाता है। एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म्स में उसका उपयोग करना वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सपोज हमारे पास एक फंक्शन है शेप, हमने प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बना रखा है शेप। वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल shape through the shape. We can calculate area of rectangle through the shape, and we can calculate area of triangle with the shape. Now shape is a single item and we can use its multiple form. एक ही इकाई के मल्टीपल फॉर्म्स अलग अलग रूप में प्रयोग करना। पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एंड द सेकेंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप कंपाइल टाइम को डिस्कस करते हैं तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत
हम जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट प्रोग्राम में प्रयोग में लेंगे वो है फंक्शन ओवरलोडिंग और सेकंड है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अपन इम्प्लीमेंट करेंगे आगे जाकर। Function overloading and operator overloading, these are compile time polymorphism. Function overloading हमें ये बताता है we can use multiple functions in a same class. हम एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन का प्रयोग एक ही क्लास में कर सकते हैं। सपोज हमने प्रोग्राम के अंदर एक सिंगल क्लास के अंदर 3 फंक्शन बना दिए, तीनों के नाम सेम है, शेप, शेप एंड शेप। तो कंपाइलर अगर इनके नाम सेम है तो कंपाइलर इन्हें कैसे समझ पाएगा, कंपाइलर इनको आइडेंटिफाई कैसे करेगा। तो जब हम एक ही क्लास सिंगल क्लास के अंदर मल्टीपल सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन करेंगे तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि इनकी आर्ग्यूमेंट वैल्यू जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट वैल्यू अलग होने का मतलब it means type of argument and number of arguments। या तो आप जैसे सपोज इस शेप के पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है और इस शेप के पास भी सिंगल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपको हर उस फंक्शन जो फंक्शन अपन ग्रुप में काम में लेना चाह रहे हैं उन सभी फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट जो है वो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अगर अपन फंक्शन की फैमिली का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। एंड फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ कांसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप सभी जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इन सभी ऑपरेटर्स की आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई जाती है कि भाई रिलेशनल ऑपरेटर में ये ऑपरेटर ये काम करेगा, प्लस ऑपरेटर प्लस का काम एडिशन का काम करेगा अरिथमेटिक के अंदर, या इंक्रीमेंट के अंदर प्लस प्लस का सिंगल इंक्रीज करेगा, माइनस माइनस 1 डिक्रीमेंट का काम करेगा। नाउ जो हमें प्रीडिफाइंड ऑपरेटर्स अवेलेबल है, जो हमें प्रीडिफाइंड ऑपरेटर मिल रहे हैं, उन ऑपरेटर्स को अगर हम ये चाहते हैं कि कोई अलग मीनिंग दे, उसको कोई डिफरेंट टास्क दे, फॉर एग्जाम्पल कि प्लस ऑपरेटर जो है वो प्लस प्लस का काम करे, इट मीन्स वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर, न्यू डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर थ्रू द फंक्शन ओवरलोडिंग, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर को ओवरलोड करके हम उस एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं और एंड इट इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे। वर्चुअल फंक्शन भी जो है आपके पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होता है। और जब अपन पॉलीमॉर्फिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तब वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है और इन्हें हमें प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। आपको बता देता हूँ वापस, पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मीनिंग ये होता है कि सिंगल थिंग्स मल्टीपल फॉर्म्स, एक ही चीज के अनेक रूप हो सकते हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारा डायनेमिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बाइंडिंग का अर्थ क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा, आपने प्रयोग में लिया होगा, प्रैक्टिकली आपने यूज किया होगा कि एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन में कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास
x एक फंक्शन है और उसकी मैंने एक बॉडी लिख दी, और y एक फंक्शन है, उसकी मैंने बॉडी, यहाँ पे मैंने y फंक्शन को x फंक्शन में कॉल किया। ये तो आपका हो गया सिंपल बाइंडिंग। इट मींस हमने बाइंड कर दिया है y फंक्शन में लिखा हुआ जो कोड है, उस कोड को हमने बाइंड किया किसके साथ, फंक्शन x के साथ। ये आप सी लैंग्वेज में भी करते आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग, द लिंकिंग कोड बिटवीन वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। नाउ डायनेमिक बाइंडिंग, आपको ये भी मालूम है कि अगर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डायनेमिक वर्ड आता है, इट मींस इट हैपेंड एट रन टाइम। ये कहाँ होगा, रन टाइम में होगा। अब यहाँ पर ये पहले से पता है कि x जो है किसको कॉल करेगा, y फंक्शन को कॉल करेगा। इट मींस इट इज प्री डिफाइंड कि x जो है y फंक्शन का मतलब इस ब्लॉक ऑफ कोड को, y फंक्शन का मीनिंग भी यही है, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इट इज प्री डिफाइंड, हमें भी मालूम है, तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। लेकिन डायनेमिक बाइंडिंग का मीनिंग, डायनेमिक का मतलब होता है जो काम रन टाइम में होता है उसको हम डायनामिक कहते हैं, और बाइंडिंग यानी लिंक करना, यानी रन टाइम में लिंक करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है शेप, इट कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, इट कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब शेप फंक्शन जो है उसके साथ ये फंक्शंस भी क्या है, लिंक है, बाइंड है। बट डिजाइन टाइम में ये पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होगा। बाइंड ये रन टाइम के अंदर बेस्ड ऑन पैरामीटर, या जो हम मैकेनिज्म बनाएंगे प्रोग्राम के अंदर, या तो पैरामीटर का मैकेनिज्म होगा कि हम जिस प्रकार का पैरामीटर देंगे उसी प्रकार का फंक्शन कॉल होगा। कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हम डिसाइड करेंगे, बट वो सारा का सारा पैरामीटर पास करना, पैरामीटर देना और फंक्शन का कॉल होना, वो बाइंडिंग रन टाइम में होगी। डिजाइन टाइम में तो हमने ये कह रखा है कि शेप कैन बी कॉल सर्किल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, इन तीनों को कॉल कर सकता है। बट ये डिफाइन नहीं कि इस सर्किल को ही कॉल करेगा, ये तीनों को कॉल कर सकता है, किसको किस समय कैसे कॉल करेगा, इट इज डिपेंड ऑन रन टाइम, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग। जो रन टाइम में डिसाइड होगा कि शेप रेक्टेंगल को कॉल कर रहा है, कभी ट्रायंगल को कॉल कर रहा है, कभी सर्किल को कॉल कर रहा है, तो वो डिजाइन टाइम में कुछ भी डिफाइन नहीं है, वो रन टाइम में डिफाइन किया गया है। उसका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है रन टाइम का, कि हम उसके अंदर कौन क्या मैकेनिज्म काम में लेंगे, हम पैरामीटर पास करेंगे या हम फंक्शंस को लिंक या स्टैकिंग तरीके से कॉल करेंगे, या डिफरेंट पैरामीटर्स बेस उसके अंदर मैच करवाएंगे कि अगर सर्किल का पैरामीटर है तो सर्किल कॉल होगा, रेक्टेंगल, वो सारा का सारा रन टाइम में होगा, तो वो अपना डायनेमिक बाइंडिंग कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट भी UPS के अंदर प्रयोग होता है। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम is called message passing. Students, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर आपने पैरामीटर पास किए होंगे, और बिटवीन फंक्शंस पैरामीटर पास करना आपने सी लैंग्वेज में भी ये प्रयोग किया होगा, जिसमें एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, उन्हें हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस से भी कॉल कर सकते हैं। दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन फंक्शंस। ये एक मैकेनिज्म है जो फंक्शंस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं थ्रू द पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। सेम थिंग्स इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। वन ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद द सेकेंड ऑब्जेक्ट. Number of objects are communicate with each other, and this technique is called message passing. And message passing we can done through the passing parameter or arguments. हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, और उसी को मैसेज पासिंग कहा जाता है। ये हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट हो सकते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। थैंक यू। आज की तो क्लास हुई।